गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम जो नेक्स्ट क्लास आपकी बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा की जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हमने हर्मानिया तक को स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंडों से डेवलपमेंट के दौरान इसके अंडों से जो लार्वा निकलता है उस लार्वा को बोलते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। इसे क्या बोलते हैं? एसिडियन टेडपोल लार्वा। और एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है वह फ्री स्विमिंग करने वाला होता है। फ्री स्विमिंग, ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर एक मछली की तरह होती है। इसमें एक पूंछ भी पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होती है? इसमें पूंछ भी पाई जाती है, ठीक है। ये ब्रेंकियल सैक होता है। क्या होता है? ब्रेंकियल सैक। इसमें एक एट्रियल साइफन होता है और एक ब्रेंकियल साइफन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वो है ब्रेंकियल सैक। ये क्या है? ब्रेंकियल सैक। यहां पर एक ये और एक ये तीन आसंजन पेपिला होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं अडेसिव पेपिला। आसंजक पेपिला। और इनकी मदद से ही मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये धरातल पर आकर चिपकता है, ठीक है ना। ये देखिए नीचे की तरफ इसमें जो प्रेजेंट होती है, हम देखो इसके अंदर ये टैग है। ये क्या है? टैग। और इस टैग के अंदर ऐसे एक नोटोकोर पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोर। ठीक है। ऊपर की तरफ ये डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड होती है। इसे क्या बोलते हैं? डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। इसे क्या बोलते हैं? डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। यहां पर एक ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम सेरेब्रल वेसिकल्स बोलते हैं। एक को तो क्या बोलते हैं? सेरेब्रल वेसिकल। और एक होती है ओसिलाई। इसे क्या बोलते हैं? ओसिलाई। सेकंड क्या होती है? ओसिलाई या ओसिलस बोल सकते हैं इसको, ओसिलस, ठीक है। और नीचे की तरफ होती है उसे क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? ये होती है नोटोकोड। ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं हम? नोटोकोड कहते हैं।
ठीक है। ऊपर की तरफ कहते हैं नर्व कॉर्ड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये छिद्र है, ये जो इधर वाला छिद्र है इसे बोलते हैं ब्रेकियल अपर, ब्रेकियल साइफन। ये कौन सा है? ये ब्रेकियल साइफन है, ब्रेकियल साइफन, जो क्या रहता है? ब्लॉक, यानी अंदर से ये क्या रहता है? बंद रहता है, ब्लॉक है, बंद रहता है, खुलता नहीं है। ये कौन सा है? एट्रियल साइफन। ये भी क्या रहता है? ब्लॉक्ड रहता है, बंद। अभी ये ओपन नहीं होते, लार्वल स्टेज में ये क्या रहते हैं? बंद की बंद अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे की तरफ यहाँ पर जो होती है वो होती है एंडोस्टाइल। ये क्या होती है? एंडोस्टाइल। ये एक लार्वा है जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिडियल टैडपोल लार्वा। हम एडल्ट के स्ट्रक्चर देखें तो एडल्ट हमारे पास में ऐसा नजर आएगा, आलू की तरह। किसकी तरह आएगा? आलू की तरह। इसमें ये ब्रेकियल साइफन है, ब्रेकियल अपर्चर, और ये है एट्रियल अपर्चर, ठीक है। ये फुट है और ये बॉडी प्रॉपर है। इसमें नर्वस सिस्टम देखते हैं तो नर्वस सिस्टम ऐसे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, यहाँ पर जो भी पूरा एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है। ये ट्यूनिसिन से बना होता है। किससे बना होता है? ट्यूनिसिन से बना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें इंटेस्टाइन ये टोटल चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें माउथ गतिशील नहीं होता, इसलिए ये भोजन भी ग्रहण नहीं करता। अब देखो इसकी संरचना की मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई है। शरीर इसका लार्वा एक पतला पारदर्शी गतिशील 1.2 mm, इसकी लंबाई कितनी? 1.2 mm लंबा होता है ये, ठीक है। दूसरा, इसका अग्रभाग अंडाकार सिर, धड़, किसमें? सिर, धड़, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रंक कहते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं हम? ट्रंक। और ये पोर्शन क्या कहलाता है? कितना बड़ा? टेल पोर्शन कहलाता है। शरीर को दो भागों में बांटा गया है, अग्र भाग को ट्रंक कहा गया है और पिछले वाले भाग को क्या कहा गया है? इसको टेल कहा गया है, ठीक है ना। धड़ के दक्षिण भाग में सेंसरी वेसिकल्स कहा जाता है, ठीक है। संवेदी आशय के ठीक सेंसरी वेसिकल के ठीक पीछे की तरफ एक सॉलिड मास प्रेजेंट होता है। इसका हेड पोर्शन का अगर डायग्राम बनाए तो ये जो नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड आगे की तरफ एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन करती है। इसका फॉर्मेशन करती है, एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसे विसरल गैंग्लिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल गैंग्लिया। ये सेरेब्रल कोन का आदि का फॉर्मेशन करती है। मुख, अब देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये एडल्ट की स्ट्रक्चर है। क्या है? एडल्ट की स्ट्रक्चर। और ये क्या है? लार्वल स्टेज है। कौन सी स्टेज है? लार्वल स्टेज है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें कोर्डेटा के तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। कोर्डेटा क्या होते हैं? इसमें हेड भी पाया जाता है। यहाँ पे देखो कोर्डेटा के 3 कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना डिटेंसी, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स,
ये तीनों के तीनों कैरेक्टर इस लार्वा में प्रेजेंट हैं, लेकिन इन तीन कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर इस एडल्ट में प्रेजेंट है, जिसका हम क्या नाम बोलते हैं उसको, उसका नाम है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसे क्या बोलते हैं हम, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और बाकी के सभी क्या है, इसमें एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, मतलब एडल्ट में दो कैरेक्टर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसमें विशिष्ट, इसमें ऐसी कौन सी संरचना है जो पाई जाती है? पहले तो मैंने आपको बताया, देखो एक तो सेरेब्रल वेसिकल्स, एक ओसिलस एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं, लार्वल स्टेज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है हमारे पास में है एक नोटोकॉर्ड। दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, नोटोकॉर्ड भी किसमें प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं होती। तीसरा है नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो लार्वल अवस्था में ही पाई जाती है, एडल्ट अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, और एक है स्टिग्मेटा युक्त घसनी की उपस्थिति, और पूंछ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में। और पूंछ में फिन रेज क्या प्रेजेंट होती है, फिन रेज पाई जाती है। टेल तो प्रेजेंट है, इसके अलावा पुच्छ पंख पाए जाते हैं जिनमें फिन रेज भी पाई जाती है। ये तो है स्ट्रक्चर, ये लार्वा की है और ये एडल्ट की है। मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया। इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, सेरेब्रल वेसिकल्स नहीं पाया जाता, ओसिलस नहीं पाया जाता, डोर्सोटिबुलर नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती है, इसमें टेल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये काफी सारी चीजें एडल्ट में नहीं पाई जाती, अर्थात एडल्ट में उल्टे कैरेक्टर कम होते हैं लार्वा की तुलना में। एडवांस कैरेक्टर की बात करें, विकसित लक्षणों की बात करें, तो लार्वा के अंदर विकसित लक्षणों की कमी होती है, जबकि उसमें अविकसित लक्षण प्रकट होते हैं। क्योंकि कोर्डेटा के तीनों कैरेक्टर की बात करें तो कोर्डेटा के दो कैरेक्टर तो इसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जब से उससे पहले जब कोर्डेटा की लार्वल अवस्था का पता नहीं था, तब तक इस एडल्ट को नॉन कोर्डेटा की श्रेणी में रखा जाता था। कारण मैंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि एडल्ट में कोर्डेटा के लक्षण प्रेजेंट नहीं होते। और जब से कोर्डेटा के इस हडमानिया की लार्वल अवस्था का पता चला है, उसकी हमने स्ट्रक्चर की स्टडी की है, तो हम कह सकते हैं कि हडमानिया एक कोर्डेटा का सदस्य है, जिसे हम यूरोकोर्डेटा का सदस्य मानते हैं। एसिडिया क्लास का है, प्लस इसे प्रोटोकोर्डेट्स की श्रेणी में हम रख सकते हैं। अब बात आती है इसका स्वभाव। देखिए, जैसे ही ये अंडा है, मान लीजिए जैसे ये अंडा है, इस अंडे से जैसे ही लार्वा बाहर निकलता है, देखिए देखो, इस अंडे से ये लार्वा निकला, ये समुद्र है, मान लीजिए इतना बड़ा समुद्र है, या हम इस पूरे बोर्ड को ही अगर समुद्र मानते हैं, तो जो एडल्ट होता है वो पैंदे के अंदर, यानी समुद्र की जो पैंदा होता है, तर होता है, वहां पे चिपका रहता है। यहाँ से अंडे से अंडा नीचे रहता है, तल में बैठा रहता है। अंडा नीचे तल से जैसे ही अंडे में स्फोटन होता है, लार्वा बाहर निकलता है, और लार्वा तुरंत ऊपर की तरफ जाता है, सतह की तरफ, ऊपर की तरफ।
ये मान लीजिए प्रकाश है, फोटो है, प्रकाश। तो ये जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा, प्रकाश की तरफ आता है, इसे क्या बोलते हैं हम? फोटो पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? फोटो पॉजिटिव। ठीक है। अब तुरंत ये लार्वा 2-3 घंटे विचरण करेगा ऊपर तल पे, स्विमिंग करेगा, भोजन खाएगा नहीं, क्योंकि इसके जो एक्टिल और ब्रेंकियल साइफन होते हैं वो अक्रियाशील, माउथ बंद रहता है। अब 2-3 घंटे, अब ये देखो नीचे से ऊपर गया है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत गया है, अतः इसे हम बोलते हैं जियो नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? जियो नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत जाना क्या कहलाता है? जियो नेगेटिव। अब थोड़े समय बाद में ये लार्वा नीचे धरातल पर आएगा, पानी में, तल पे, धरातल में, पानी के अंदर नीचे पैंदे में आएगा और इन अडेसिव पेपिला की सहायता से किसी भी कवच, किसी भी धरातल में आकर ये चिपक जाएगा। उस समय इसकी गति ऐसी होगी, उसे हम बोलते हैं जियो पॉजिटिव और फोटो नेगेटिव। जियो पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाता है नीचे जाना, और फोटो नेगेटिव इसलिए कहते हैं प्रकाश से विपरीत नीचे तल पैंदे में जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटो नेगेटिव। ठीक है। अब इसमें जैसे ही ये धरातल पर आकर इसकी सहायता से चिपक जाता है, ये आसंजक पेपिला है, इनकी सहायता से जैसे किसी भी धरातल पे आकर चिपक गया, किसी भी तल पे आकर चिपक गया पानी के अंदर पैंदे में, अब इसमें होगा मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण की क्रिया होगी। और कायांतरण की क्रिया होती है, वो स्पेशल होती है, उसे बोलते हैं हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसे बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण। प्रतिगामी कायांतरण का मतलब देखिए क्या होता है। प्रतिगामी कायांतरण के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोडेटा के एडवांस कैरेक्टर होते हैं और इसमें कोडेटा के एडवांस कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होते। इसका मतलब क्या है? रिट्रोग्रेसिव का मतलब एक विशिष्ट क्रिया है यह, जिसमें एक क्रियाशील स्वतंत्र रूप से तैरने वाला अधिक विकसित लक्षणों वाली लार्वल स्टेज एक सरल, स्थिर और सुसुप्त वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। स्थिर सुसुप्त एक वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कोडेटा के उन्नत लक्षण भी प्रेजेंट नहीं होते, अर्थात लार्वा से एडल्ट में बदलता है। ये लार्वा से जब एडल्ट में बदलता है तो लक्षणों का अपहासन होता है, डीजनरेट होते हैं। जैसे नोटोकॉर्ड इसमें नहीं पाए जाते, सेरेब्रल वेसिकल नहीं पाया जाता, लक्षण कम हो रहे हैं। डोर्सल नर्व कॉर्ड इसमें नहीं पाई जाती, लक्षण कम हो गए। ओसिलस नहीं पाया जाता, कम हो गए। ओटोसिस्ट इसमें नहीं पाई जाती, लक्षण कम हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि एक उन्नत लक्षण वाला कम लक्षण वाले में कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये स्थिर है, ये फ्री स्विमिंग करता है। तो हडमानिया के टेट्रो लार्वा में कायांतरण को हम 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं। प्रथम स्टेप है प्रतिगामी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? प्रतिगामी परिवर्तन। पहला फर्स्ट है प्रतिगामी परिवर्तन। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर 2 स्टेप होती हैं। प्रतिगामी यानी
लक्षणों का कम पाया जाना, यानी लक्षण क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ऐसे कौन से करैक्टर हैं जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान गायब हो जाते हैं? ठीक है, पहला है इसके अंदर पूंछ पंख सहित पूरी पूंछ, पूरी टैल गायब, डिसअपीयर हो जाती है, यानी मैक्सिमम तो खत्म हो जाती है और थोड़ी बहुत जो रहती है वो इसके शरीर के द्वारा अवशोषित करके अपने अंदर मिला ली जाती है। तो पूंछ गायब हो गई, टैल गायब हो गई। दूसरा, इसके जो आसंजन पेपिला होते हैं 1, 2, 3, ये भी क्या होते हैं, आसंजन पेपिला गायब, ये भी डिसअपीयर हो जाते हैं, पूरी तरह अदृश्य हो जाते हैं। तीसरा, संवेदी अंग के रूप में इसमें पाया जाता है ओटोसिस्ट, यानी संतुलन पुट्टिका एवं नेत्रक जो इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, गायब हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान ऐसे करैक्टर जो इसमें थे इसमें जाते समय गायब हो जाते हैं। किसमें पढ़ेंगे, रिट्रोग्रेसिव प्रतिगामी परिवर्तन में। ठीक है, दूसरे क्या था, चौथा है नर्व कोड गायब, पांचवा है नोटोकोड गायब। इतने चीजें इसमें बदलते समय डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये तो परिवर्तन थे नेगेटिव। अब पॉजिटिविटी क्या आती है कि इसमें जो करैक्टर है अनुगामी प्रोग्रेसिव परिवर्तन क्या होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, यानी प्रतिगामी, सॉरी इन्हें हम बोलते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं, अनुगामी परिवर्तन। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में पहला था प्रतिगामी परिवर्तन, अब है अनुगामी यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस। इस पूंछ के गायब होते ही शरीर सिकुड़कर एक नाशपति की आकृति का हो जाएगा। किसकी आकृति हो जाएगा, नाशपति की आकृति का, जिसमें 4 कोने बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, और चारों कोनों के ऊपर एक्टोडर्मल एम्पुला निकलते हैं। इन चारों कोनों पर क्या निकलते हैं, एक्टोडर्मल एम्पुला निकलते हैं, जो उसको अदर सतह से दृढ़ता से चिपकने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं, सपोर्ट अवेलेबल करवाते हैं, जो कि एक सहायक श्वसन अंग के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूसरा क्या है, इसमें जो नर्व कोड होती है, इसमें जो नर्व कोड थी वो किसमें बदल जाती है, न्यूरल ग्लैंड में प्लस एक नर्व गैंग्लिया में बदलाव हो गया। एक न्यूरल ग्लैंड जिसे हम उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं, उत्सर्जी ग्रंथि बोलते हैं, और नर्व गैंग्लिया जो इसका नर्वस सिस्टम है उसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके मुख पर जो टेस्ट का जो आवरण होता है अवशोषित हो जाता है, और मुख क्या हो जाएगा, मुख क्रियाशील हो जाएगा, मुख क्रियाशील, यानी मुख के ऊपर जो आवरण था
वो हट जाएगा और हटने के बाद में जो मुख होता है वो गतिशील हो जाएगा और भोजन करने योग्य वो बदल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो ग्रसनी होती है उसका आकार बढ़ेगा, छिद्रों की जो स्टिग्मेटा होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स का जाल भी बिछ जाएगा ग्रसनी के अंदर। इसके अलावा आमाशय और आंत्र का आकार भी बढ़ जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल में जो आमाशय यानी स्टोमक और इंटेस्टाइन होती है उसका आकार भी बढ़ जाएगा। एट्रियल कैविटी जो होती है, कौन सी होती है? एट्रियल कैविटी होती है, उसका आकार भी बढ़ जाएगा। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और पेरिकार्डियम का निर्माण हो जाता है प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बताया था, पेरिकार्डियम उसके चारों तरफ जो कवर पाया जाता है उसका निर्माण यानी उसके बारे में बताया था। तो हार्ट और पेरिकार्डियम का निर्माण भी हो जाता है। इस प्रकार से इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अनुगामी और होते हैं प्रतिगामी। ठीक है। इसके अलावा देखो गोनेड्स होते हैं और गोनेड्स और जनन वाहिनियों का निर्माण हो जाता है। इसमें गोनेड्स और जनन वाहिनियां नहीं होती है। जब वो एडल्ट में बदलता है तब उसमें गोनेड्स और जनन वाहिनियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है। फुट का निर्माण हो जाता है, इसमें फुट होता है वो फुट बन जाता है, इसमें फुट नहीं पाया जाता। इस प्रकार से एक चल अवस्था से अचल अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिडेंट टेडपोल लार्वा का महत्व, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो मैंने आपको बता दिया था पहले भी, वर्गीकीय महत्व। जब तक टेडपोल लार्वा का पता नहीं था उससे पहले हम हर्मानिया को नॉन कोर्डेटा की श्रेणी में ही स्टडी करते थे, क्योंकि इसमें कोर्डेटा के तीनों करैक्टर क्या होते हैं? यानी दो करैक्टर एब्सेंट होते हैं, नर्व कोड और नोटोकोड। जबकि जब से इस लार्वा की स्थिति का पता लगा है, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी की गई है, तब से हम इसको कोर्डेटा की श्रेणी में ही मानते हैं, क्योंकि लार्वा में एडवांस कोर्डेटा के करैक्टर प्रेजेंट हैं। दूसरा प्रकीर्णन, डिस्पर्सन, यानी जैसे मान लीजिए यहां से अंडे से लार्वा निकला, यहां पे गया, यहां से इधर चला गया, इधर चला गया, तो इससे क्या होता है, जो उसके सदस्य हैं वो अपनी जाति की अपने ही सदस्यों की संख्या मतलब उसको वितरित कर देते हैं। अगर ये गतिशील होंगे इनके लार्वा गतिशील होते हैं। अतः अगर मान लीजिए समुद्र में एक जगह पर इनके सदस्य हैं तो ये गति करके दूसरी जगह पर जाकर अपने कायांतरण की क्रिया करते हैं, जिनसे इन जंतुओं का जाति प्रकीर्णन में मदद मिलती है, अपनी जाति को चारों तरफ फैलाने में हेल्प मिलती है। और ये किसके कारण होता है? लार्वा के गतिशील होने के कारण, क्योंकि 2-3 घंटे तक ये लार्वा फ्री स्विमिंग करता है। इस प्रकार से ये एसिडेंट टेडपोल लार्वा है, इसका महत्व है। और इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, जिसको हम 2 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। प्रथम स्टेप है वो है प्रतिगामी परिवर्तन, दूसरा है अनुगामी परिवर्तन। प्रतिगामी के अंदर कैरेक्टर्स कम होते हैं और अनुगामी में कुछ कैरेक्टर की बढ़ोतरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एम्फियोक्सस। जय हिंद।